भारतीय न्याय संहिता 2023 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14, फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, जो गिवन है सेक्शन 227 से 269 तक। इस चैप्टर को हम लोग फॉल्स एविडेंस के सेक्शंस को हम लोग पहले समझेंगे, फिर उसके बाद ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, या यूँ कहा जाए कि हमने इस चैप्टर को दो में डिवाइड किया, सेक्शन 227 से 254 तक और हमने 255 से 269 तक। अभी हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 227 से। सेक्शन 227 बात करता है गिविंग फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य देना। जो कोई शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए ऐसा कोई कथन करेगा जो मिथ्या है, और या तो जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान है या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह मिथ्या साक्ष्य देता है, ये कहा जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनकर के अगर आता है मेंस के लिए, तो आप लिख सकते हैं, कोई व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देता है, ये कब कहा जाता है? When a person gives false evidence। अब इस सेक्शन को बोर्ड पर देखते हैं। कहता है whoever, जो कोई, being legally bound। यहां ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना है, लीगली बाउंड होना चाहिए वो। पर कोई भी व्यक्ति कैसे लीगली बाउंड? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर आप वैध रूप से आप उसे आबद्ध करते हैं, वैध रूप से आबद्ध करते हैं, तो किस माध्यम से? तब यहां पे इसने बताया बाय एन ओथ, शपथ द्वारा। इसका मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति कोई बात कहने वाला है, उसे वो बात कहनी है, तो वो शपथ लेकर के कहेगा। वो शपथ लेकर के बोलने के लिए वैध रूप से आबद्ध है। अब बात ये आती है कि कोई व्यक्ति लीगली बाउंड है बाय एन ओथ। ऐसा भी हो सकता है कि लीगली बाउंड है वो, लेकिन बाय ओथ ना हो, तो यानी कि जिसने बिना ओथ के अगर कोई बात बोल दी है और झूठ बोल दिया है, तो क्या वो झूठ माना जाएगा? क्या वो मिथ्या माना जाएगा? या केवल ओथ लेने के बाद अगर झूठ बोला है तभी वो ऑफेंस में आएगा? ये ध्यान रखना। तो उसने अगर ओथ नहीं ली है और कोर्ट में झूठ बोला है, बोलने के लिए लीगली बाउंड था, तो भी ये माना जाएगा कि उसने फॉल्स एविडेंस दी है। क्योंकि लिखा हुआ है ना, whoever being legally bound by an oath, उसके आगे क्या लिखा है? और, अथवा, या by an express provision of law। तो ये वाली बात, जो दूसरी बात इन्होंने रख दी है, इससे ये क्लियर हो गया कि अगर आप ओथ में नहीं बोल रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं विदाउट ओथ, तो भी आप लायबल हैं। क्योंकि लिखा है एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ। अगर कहीं लिखा हुआ है कि आपको यू आर लीगली बाउंड, आप एविडेंस देने के लिए, कोई स्टेटमेंट देने के लिए, टू मेक अ डिक्लेरेशन अपॉन एनी सब्जेक्ट, किसी भी विषय पर आपको एक घोषणा करनी है। अब हम ये देख रहे हैं, जब आप लीगली बाउंड हैं डिक्लेरेशन के लिए, एक्सप्रेस प्रोविजन दिया हुआ है विधि में या ओथ के द्वारा, और क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? टू स्टेट ट्रुथ, सत्य वचन बोलने के लिए। टू मेक एनी स्टेटमेंट, कोई कथन करने के लिए आप लीगली बाउंड है, कोई कथन कहने के लिए। अब सवाल ये आता है कि आपने वो जो कथन कहा है वो झूठा कहा है, एंड यू will be prosecuted under section
227 ऑफ BNS। लेकिन रुकिए, आपने जिसके ऊपर ये 227 का आरोप लगाया है, क्या वो ये जानता था कि वो जो बोल रहा है, वो जो स्टेटमेंट दे रहा है, वो फॉल्स है? वो जानता था क्या? अब यहां पे बात आती है कि नहीं, वो नहीं जानता था। लेकिन ये साबित कौन करेगा? ये तो प्रोसिक्यूशन को साबित करना है। क्या साबित करना है? अगर प्रोसिक्यूशन किसी पर्सन को 227 के अंदर चार्ज लगा रहा है, तो उसे ये साबित करना पड़ेगा कि उस व्यक्ति ने जो स्टेटमेंट दिया है वो झूठा स्टेटमेंट दिया है और वो इस बात को जानता था। विच इज फॉल्स, उसने फॉल्स स्टेटमेंट दिया है। विच इज फॉल्स ईदर नोज, जानता था वो, और बिलीव टू बी फॉल्स, या उसे ये विश्वास था कि जो वो कथन कह रहा है वो झूठा है। वो जानता है, कंफर्म है कि ये झूठा बोल रहा हूं, उसे कहीं विश्वास है इस बात का कि मैं जो बोल रहा हूं वो झूठा है। या डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, या फिर जो उसने स्टेटमेंट दिया है उसका सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है। उसे ये मालूम है कि ये सत्य नहीं है, उसे मालूम है कि मैं फॉल्स बोल रहा हूं, उसे इस बात का विश्वास है कि ये कथन जो है वो सही नहीं है। और तीसरी चीज उसने बोल दिया, 227 में लिखा हुआ है, डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है कि वो जो बोल रहा है वो सत्य हो, इसका उसे कतई विश्वास नहीं है। तो यहां आपको ये तीनों बातें याद रखनी है, ईदर नोज, बिलीव टू बी फॉल्स, डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू। तब ये माना जाएगा कि इस व्यक्ति ने फॉल्स एविडेंस दिया है। अब ये बात आती है, इसमें दो एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कहता है स्टेटमेंट इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन वेदर इट मीट वर्बली और अदरवाइज। उसने जो स्टेटमेंट बनाए हैं, मेक्स एनी स्टेटमेंट, वो वर्बली भी हो सकता है और किसी और तरीके से भी हो सकता है कोर्ट के अंदर। ठीक है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या कहता है? A false statement as to the belief of the person attesting is within the meaning of this section. अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति के अपने विश्वास के बारे में मिथ्या कथन इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आता है। आप उसे अनुप्रमाणित कर रहे हैं और आपको ये विश्वास है कि ये कथन गलत है। And a person may be guilty of giving false evidence by stating that he believes a thing which he does not believe. और कोई व्यक्ति ये कहने से कि उस बात का विश्वास है जिस बात का उसे विश्वास नहीं है। उसे विश्वास नहीं है किसी बात का कहने का, लेकिन वो क्या बोल रहा है? मुझे विश्वास है, ये बात है, ये सही है, ये कह रहा हूं, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। उसे मालूम है कि उसे ये विश्वास नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर आपको ये भी समझना है। एक इलिस्ट्रेशन आएगा इसके अंदर जो ये कहता है कि मेरे विश्वास के अनुरूप ये वाली बात है और सच है ये बात। वो क्या बोल रहा है कोर्ट में? मेरे विश्वास से तो ये वाली बात है, जबकि वो झूठी है, लेकिन उसे विश्वास है। वो अपने विश्वास को आपके सामने रख रहा है और सच में उसका यही विश्वास है। तब वो, और मान लीजिए वो स्टेटमेंट झूठा निकलता है, तो यहां इस सेक्शन में वो पनिशेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने कहा कि मेरे विश्वास से ये वाली बात है। उसने अपना विश्वास ही अपने सांप के सामने रखा है। वो झूठा भी हो सकता है, लेकिन उसे तो अपने विश्वास पर ही विश्वास है। जो उसे विश्वास है वही वो बात कह रहा है। लेकिन एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या कह रहा है? कोई व्यक्ति यह कहने से कि उस बात का विश्वास है जिस बात का उसे विश्वास नहीं है, तथा यह कहने से कि वह उस बात को जानता है जिस बात को वह नहीं जानता। हाँ, मैं जानता हूं ये बात है, हाँ मैं जानता हूं, जबकि वो उसे नहीं जानता। हाँ, मुझे विश्वास है कि ऐसा हुआ होगा, ये हुआ है, उसे विश्वास है कि ऐसा नहीं हुआ, तो ये झूठ में आएगा, तो ये फॉल्स में आएगा, तो ये मिथ्या में आएगा।
सेक्शन 227 के साथ इलिस्ट्रेशन दिए हुए हैं 5। इन 5 इलिस्ट्रेशन को भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम 2-3 चीजें समझेंगे। एक, हम ये समझेंगे कि इंडियन लॉ में और इंग्लिश लॉ में क्या फर्क है। उसके बाद हम ये समझेंगे कि अगर किसी व्यक्ति ने मजिस्ट्रेट के सामने, या यूं कहा जाए कि जो सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 164 हुआ करता था, 164 के बयान जिसे कहा जाता था, अब वो कहाँ है? अब बीएनएसएस में वो 183 के बयान हो गए। वहां पर तो उसने कोई बात बोली है और कोर्ट के अंदर जब उसकी एविडेंस हुई तो उसने कोई और बात बोल दी। इसका मतलब है इन दोनों स्टेटमेंट से, जो दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्ररी हैं, कोई तो झूठ है, कोई तो झूठ बोला है उसने। इंग्लिश लॉ क्या कहता है इस संदर्भ में और अपना लॉ क्या कहता है, ये मैं आपको बताऊंगा। फिर एक मिथ्या सूचना, ये मिथ्या साक्ष्य है। फिर हम ये देखेंगे कि फॉल्स इंफॉर्मेशन और फॉल्स एविडेंस में क्या अंतर है। तो ये 3 बातें हम लोग अभी इन इलिस्ट्रेशंस को पढ़ने के बाद समझेंगे। इलिस्ट्रेशन ए कहता है, ए इन सपोर्ट ऑफ अ जस्ट क्लेम विच बी हैज अगेंस्ट जेड फॉर 1000 रुपीज। चलिए इलिस्ट्रेशन को किस तरह से पढ़ा जाता है, कैसे उसे समझते हैं, अब मैं आपको वो बताता हूं। जैसे इसमें लिखा हुआ है ए कॉमा इन सपोर्ट ऑफ ए जस्ट क्लेम। अब इसका मतलब है कि ए क्या कर रहा है, किसी क्लेम को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन क्लेम कौन कर रहा है? विच। अब ये क्लेम लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा है? विच। तो ये जो विच आगे की जो बात है वो उस क्लेम को समझा रहा है। आखिर उस क्लेम जो अभी आपने मेरे से पूछा कि सर ये जस्ट क्लेम समझ में नहीं आया, तो वही तो बता रहा है ये, विच बी हैज अगेंस्ट जेड। तो क्लेम कौन कर रहा है? बी कर रहा है। किसके अगेंस्ट? जेड के अगेंस्ट। ओ, तो बी ने जेड के अगेंस्ट कोर्ट में एक सूट फाइल किया है, बी ने जेड के अगेंस्ट एक क्लेम फाइल किया है। किस बात का? फॉर 1000 रुपीज, 1000 रुपए का। तो 1000 रुपए क्लेम कौन कर रहा है? बी। किसके अगेंस्ट? जेड के अगेंस्ट। क्लेम कर रहा है का क्या मतलब हुआ कि बी ये कहता है कि जेड से मैं 1000 रुपए मांगता हूं, ये दे नहीं रहा है, इसने मुझसे लिए थे। अब ए कौन है? जो सपोर्ट कर रहा है। किसको सपोर्ट कर रहा है? क्लेम को, जस्ट क्लेम। तो इसका मतलब ये किसके फेवर में बात बोल रहा है कोर्ट में? बी के फेवर में। क्या बोलता है? फॉल्सली स्वेयर्स। अब इस इलिस्ट्रेशन में पहले लिख दिया फॉल्सली, यानी कि वो झूठ बोल रहा है। ऑन ए ट्रायल के टाइम पे क्या बोलता है? दैट ही हर्ड, उसने सुना था। ही कौन है? ए। हर्ड, क्या सुना था? कि ये जो जेड है एडमिट द जस्टिस ऑफ बीज क्लेम, वो इस बात को एडमिट करता है कि हाँ मैंने बी से 1000 रुपए लिए थे। ये कौन बोला? ए हैज गिवन फॉल्स एविडेंस। तब इस इलिस्ट्रेशन ने लास्ट में ये समझा दिया कि ए ने फॉल्स एविडेंस दी है, ये माना जाएगा। इतनी जल्दी कैसे बता दिया? फॉल्सली स्वेयर्स, तो फॉल्सली स्वेयर्स इसने तो पहले क्लियर कर दिया इलिस्ट्रेशन में। फॉल्सली स्वेयर। अब यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना था, यानी कि ए लीगली बाउंड है, बिल्कुल, ऑन बाय एन ओथ। ट्रायल में गया होगा, उसने ओथ ली होगी और वो बोल रहा है टू मेक एनी स्टेटमेंट विच इज फॉल्स। विच इज फॉल्स, फॉल्स है वो। ईदर नोज, जानता है, इसमें लिखा है फॉल्सली स्वेयर ऑन ट्रायल दैट ही हर्ड। तो यानी कि वो ये बात जानता है
कि मैं जो बोल रहा हूं वो झूठ है। तो यहां पर ए इलिस्ट्रेशन के अंदर ये बात क्लियर हो गया कि जो मिस्टर ए है उसने ऑफेंस कर दिया सेक्शन 227 का। अब बी को पढ़ते हैं। ए बीइंग बाउंड बाय एन ओथ टू स्टेट द ट्रुथ। ए बीइंग बाउंड बाय ओथ टू स्टेट द ट्रुथ, कॉमा, स्टेट्स दैट ए, अब इसको यू भी पढ़ सकते हैं, ए स्टेट्स दैट, ए कौन? जो लीगली बाउंड है बाय एन ओथ सच बोलने के लिए। अच्छा ठीक है। क्या किया उसने? स्टेट्स दैट ही बिलीव्स अ सर्टेन सिग्नेचर टू बी द हैंड राइटिंग ऑफ जेड। वह अमुक हस्ताक्षर के संबंध में यह विश्वास करता है कि वह यह का, अब यहां पे वो विश्वास करता है कि यह हैंडराइटिंग जेड की है। अब ये क्या झूठ है या सही है? तो अब इसको देखिए। When he does not believe it to be the handwriting of Z, अब यहां पे क्या बोला इसने कि वो ये विश्वास करता है, मैं विश्वास करता हूं कि ये हैंडराइटिंग जेड की है। When he does not believe it to be the handwriting of Z, जब वो जेड की हैंडराइटिंग होना विश्वास नहीं करता, लेकिन क्या बोल रहा है कि मैं विश्वास करता हूं ये जेड की हैंडराइटिंग है। ए स्टेट दैट विच ही नोज टू बी फॉल्स, वो इस बात को जानता था कि जो मैं बोल रहा हूं वो झूठ है। एंड देयरफॉर गिव्स फॉल्स एविडेंस, एंड देयरफॉर गिव्स फॉल्स एविडेंस। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 को देखिए। A person may be guilty of giving false evidence by stating that he believes a thing which he does not believe. वो बात आ गई यहां पर। इसी तरह से अब आप एक इलिस्ट्रेशन देखिए, ई नंबर को नहीं, आप सी को देखिए। अब आप आइए इलिस्ट्रेशन सी को समझिए। ए knowing the general character of Jed's handwriting states that he believes a certain signature to be the handwriting of Jed. सर यही तो बात बी में थी, थोड़ा चेंज आएगा बाबा। ए इन गुड फेथ बिलीविंग इट टू बी सो। लेकिन याद रखना, जब आपके एग्जाम में अगर ये इलिस्ट्रेशन पूछा जाता है तो आपको ये वाली बात लिखी हुई नहीं मिलेगी, ए इन गुड फेथ बिलीविंग इट टू बी सो। इतना क्लियर लिखा हुआ नहीं होगा वहां, क्योंकि बी और सी के जो मटेरियल है वो एक जैसा लग रहा है। हियर एज स्टेटमेंट इज मियरली एज टू इज बिलीव, हाँ ये लिखा जा सकता है, लेकिन ये गुड फेथ जो है ये वाली लाइन एग्जाम में आपको नहीं देंगे, वरना तो आपको पता चल जाएगा गुड फेथ में बोला है तो इसका मतलब इसने कोई ऑफेंस नहीं किया। हियर एज स्टेटमेंट इज मियरली एज टू हिज बिलीफ एंड इज ट्रू एज टू हिज बिलीफ। सच में वो ये विश्वास करता है, जैसा वो विश्वास करता है उसने वही बात बोली है कोर्ट में। एंड देयरफॉर ऑल्दो द सिग्नेचर मे नॉट बी द हैंडराइटिंग ऑफ जेड, यद्यपि वो सिग्नेचर जेड की हैंडराइटिंग के नहीं थे, लेकिन उसने क्या कहा, मुझे विश्वास है कि जेड की हैंडराइटिंग है, और उसने जो ये बोला है सच में उसको ये विश्वास था, चाहे हैंडराइटिंग जेड की ना हो। ए हैज नॉट गिवन फॉल्स एविडेंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सी नंबर का। अब आप सबके लिए ओपन है, किसी को कोई भी डाउट हो, जरा सा भी डाउट हो कोई चीज में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपको सेक्शन 227 के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताते हैं। एक्स्ट्रा का मतलब यहां पर यह आया कि अब हम ये देख लेते हैं कि फॉल्स एविडेंस जो 227 BNS के अंदर ऑफेंस है, इंग्लिश लॉ से कैसे डिफर है, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश लॉ में वर्ड फॉल्स एविडेंस यूज नहीं होता, वहां पर ये वर्ड यूज हुआ है परजुरे। वो ये कहता है कि परजुरे जो हो रहा है वो ओनली बिफोर कोर्ट, जुडिशियल प्रोसीडिंग के सामने ही, ठीक है। वो ये कहता है अगर किसी पर्सन को आप
परजुरे के लिए उसे आरोपित करते हैं तो आपको ये साबित करना पड़ेगा, मस्ट बी प्रूव एट लीस्ट 2 विटनेसेस। ये वाली बात आती है इंग्लिश लॉ के अंदर। जब हम इस चीज को अपने लॉ के हिसाब से बात करते हैं तो वो कहता है कि इसे तो फॉल्स एविडेंस है, ऐसी पर्टिकुलर कोई बात नहीं है कि साहब ये कोर्ट के सामने ही हो, एटलीस्ट, क्योंकि यहां बोला है कि ओनली बाय एन ओथ और लीगली बाउंड, एटलीस्ट 2 विटनेस वाली बात भी हमारे इंडियन लॉ में नहीं है। अच्छा, लेकिन सर भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नंबर ऑफ विटनेसेस के बारे में बताया हुआ है। प्री में क्वेश्चन आ सकता है ये वाला, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में वो कौन सा सेक्शन है जो नंबर ऑफ विटनेसेस की बात करता है? इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कौन सा सेक्शन था? तो इंडियन एविडेंस एक्ट में वो सेक्शन था 134 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक सेक्शन आया अब 139। अब आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम खोलिए सेक्शन 139 और देखते हैं वो क्या कहता है। सेक्शन 139 बोलता है नंबर ऑफ विटनेसेस, नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेसेस शैल इन एनी केस बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट। किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्ष्यों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी। और ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो यहां उसने बोला, इंग्लिश लॉ में कह रहे हैं भैया कम से कम 2 विटनेस तो हो ये बात साबित करने के लिए, 2 विटनेस तो करवाइए। और इंडियन लॉ में अगर हम लोग अपने भारत की लॉ की बात करते हैं तो वहां पर सेक्शन 139 बिल्कुल मना कर रहा है, बोला कि नहीं, किसी भी मामले को तथ्य को साबित करने के लिए कम से कम इतने विटनेस होने चाहिए, ऐसी कोई बात हमारे यहां पर नहीं है।